अगर मुझे फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ कुणाल की बातों का, कि वो क्या सोचता है मेरे बारे में। और मैं ये भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि जब उसका दिमाग ठंडा होगा तो वो भी इस बात को नहीं मानेंगे कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। गौरी ने कहा, अरे वाह, इतना भरोसा है अपने पति पर। क्यों कुणाल तुमसे प्यार करता है जो अपनी आंखों से देखकर भी तुम्हें गलत नहीं मानेगा। सलोनी ने कहा, नहीं, मुझे अपने पति पर नहीं बल्कि अपने आप पर इतना भरोसा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इंसान जब किसी से प्यार करे तभी उसे माफ़ कर दे, बल्कि एक इंसान को सही और गलत में फ़र्क करने की नज़र दूसरे इंसान के व्यक्तित्व से पता चलती है, जो कि कुणाल बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरा व्यक्तित्व ऐसा नहीं है और यही उनकी मदद करेगा हर बार। तुम जब भी उन्हें अपनी चाल से गुमराह करने की कोशिश करोगी, पर ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी गौरी, क्योंकि तुमने सिर्फ रंग रंग में फ़र्क करना जाना है, गुणों पर नहीं। जितना अंतर हम दोनों के रंगों का है उससे भी ज़्यादा अंतर हम दोनों में गुणों का भी है, और ये गुण सही इंसान देख ही लेता है, कोई चाहे कितनी भी चालें क्यों ना चले। गौरी ने मुंह बनाते हुए कहा, ये सब बेकार की बातें हैं। सलोनी ने कहा, यही तो तुम्हारी नादानी है गौरी, जो तुम अपनी ही बनाई दुनिया को सच मानती हो और जिस दुनिया में तुम हो उसे अनदेखा करने की कोशिश करती हो, और यही वजह है कि तुम अब तक अपनी चालों में कामयाब नहीं हो पाई। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझे ये ड्रेस पहनाकर सबके सामने और कुणाल की नज़रों से नीचे गिरा दिया, या फिर अब कुणाल मुझे धक्के मार के घर से निकाल देगा? तो अब तुम्हारी ये गलतफहमी मैं दूर करती हूँ। ना ही मेरे ऐसे कपड़े पहनने से किसी की भी नज़र में मैं गिरने वाली हूँ, और ना ही मैं इस घर से कहीं जाने वाली हूँ। और जो ख्वाब तुम देख रही हो कि कुणाल अब मुझे धक्के मारकर निकाल देगा, या मैं खुद इस बेइज्जती के बाद अपना पति और अपना घर छोड़कर चली जाऊंगी, तो कुणाल मुझसे मिलकर बात करके यहाँ से गए हैं और उन्होंने मुझे साफ साफ कहा है मैं इस घर से कहीं नहीं जा सकती, इसलिए वो ये घर छोड़कर चले जाएंगे। और मैं जबकि ये सब जान चुकी हूँ कि तुम्हारी नीयत मेरे पति और मेरे घर के लिए क्या है, तो अपने घर और अपने पति को ऐसे खुली तिजोरी की तरह छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी मैं। बल्कि हाँ, ये सोचो गौरी कि अगर कुणाल ये घर छोड़कर चले गए तब तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि कुणाल के साथ तो तुम जाओगी नहीं, क्योंकि तुम कुणाल से नहीं बल्कि उनके पैसों से प्यार करती हो। तो कुणाल ये सब छोड़कर जाएंगे, और अगर तुम उनसे प्यार करती हो तो तुम्हें भी ये सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। और अगर तुम उनके पैसों से प्यार करती हो तो भी तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला है, क्योंकि कुणाल के जाने के बाद मैं तुम्हें इस घर से धक्के मार के निकाल दूंगी। गौरी, एक बार तुमने मुझसे मेरा सुहाग, मेरा पति छीनने की कोशिश की है, जिसका परिणाम तुम भोग चुकी हो, और अब दोबारा मैं तुम्हें अपने सुहाग के साथ ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। बात मेरी थी इसलिए तुझे माफ़ किया था, अब बात मेरे पति और मेरे घर की है तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूंगी। गौरी इस बात पर ज़ोर से हंसने लगी और उसने सलोनी से कहा, मैं क्यों रुकी हूँ? जो भी कर रहा है और जो भी अब करेगा वो तुम्हारा पति ही करेगा। मैं तुमसे बहुत खूबसूरत हूँ और तुम्हारा पति मेरी इस खूबसूरती का दीवाना हो चुका है, और वो ही तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखाएगा। सलोनी ने कहा, गौरी, इतना आसान नहीं है एक मर्द की ज़िंदगी से उसकी पत्नी को निकालकर अपनी जगह बना लेना, चाहे वो पति अपनी पत्नी से प्यार करता हो या ना करता हो। और मुझे अपने कुणाल पर पूरा भरोसा है कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए नहीं कि वो मुझे इतना मानते हैं, बल्कि इसलिए कि मैं उनके भाई भाभी की पसंद से इस घर में लाई गई हूँ, और वह अपने भाई भाभी को अपना भगवान मानते हैं, और वह अपने भगवान के फैसले पर कभी कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बात रही तुम्हारी खूबसूरती की, तो मुझे अपने सुहाग पर पूरा भरोसा है कि मुझसे नफरत करते हुए भी मेरे पति कुणाल तुमसे मोहब्बत नहीं करेंगे। वो मुझे भले अपनी पत्नी ना माने, पर वो तुम पर भी अपना प्यार नहीं लुटाएंगे। सलोनी की बात से अब गौरी को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सलोनी भले ये नहीं जानती थी कि कुणाल सलोनी के पीठ पीछे क्या कहता है सलोनी को लेकर, पर फिर भी सलोनी कुणाल पर पूरा भरोसा करती थी। और ये सच भी था कि कुणाल ने कभी भी ये जानते हुए कि गौरी उसके एक इशारे से उसके साथ सब कुछ करने को तैयार है, पर फिर भी कुणाल ने गौरी को अपनी लिमिट समझा दी थी, जो अब सलोनी के मुंह से भी वही लिमिट सुनकर गौरी का दिमाग खराब हो रहा था। और वो वहाँ से सलोनी को ये कहकर चली गई कि वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर अब गौरी भी सलोनी के इस भरोसे को देखकर थोड़ा डर गई थी, क्योंकि कुणाल और सलोनी भले ही एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, पर दोनों की सोच एक दूसरे के लिए बहुत साफ थी। सलोनी ने अपने सुहाग और अपने घर को बचाने के लिए
गौरी को बातें सुना दी, पर अब उसे बहुत दुख हो रहा था कि उसे ये लड़ाई किसी बाहर वाले से नहीं बल्कि अपनी ही सगी छोटी बहन से लड़नी पड़ रही है, जिसे सलोनी ने अपनी बच्ची की तरह पाला, जिसकी खुशी के लिए सलोनी ने अपने हिस्से की भी खुशी दे दी। आज वही बहन कुछ पैसों के लालच में आकर अपनी बड़ी बहन को ही बर्बाद करने में लगी हुई है। सलोनी जितनी बाहर से गौरी को हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रही थी, वो पल पल उतना ही अंदर से टूटती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने घर और अपने पति को इस मुसीबत से बचाए। सलोनी ये बात अपनी माँ और बुआ से भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि दो बहनों के बीच नफरत और जंग की दीवार तो खड़ी हो चुकी थी। ऊपर से रेणुका जी पहले ही गौरी से नाराज थी। ऊपर से गौरी की ये हरकत बताकर सलोनी गौरी को माँ की नफरत का सामना नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए वो अकेले इस दर्द को सहने की कोशिश कर रही थी। पर आज सलोनी को अपने पापा की बहुत याद आ रही थी, पर वक्त ने उन्हें भी सलोनी से बहुत दूर कर दिया था। अब सलोनी को खुद ही सब कुछ संभालना था, अपना पति भी और घर भी। अपनी चिंता और अपने दुख में डूबे हुए कब कुणाल, सलोनी और गौरी की सुबह हो गई। तीनों को इस बात की खबर भी नहीं थी। सलोनी अपनी कल रात हुई बेइज्जती से भी ज़्यादा इस बात से दुखी थी कि उसकी सगी बहन ने उसके सुहाग पर अपनी गंदी नज़र डाली, और ये लड़ाई सलोनी को ना चाहते हुए भी लड़नी पड़ेगी। इधर कुणाल को इस बात का गम था कि उसने क्यों शादी की, क्योंकि साजिश चाहे भले ही गौरी की हो, पर कुणाल के घर की बेइज्जती तो सबके सामने हो गई थी, जिसके बारे में सोच सोच कर कुणाल रात भर बेचैन रहा। इधर गौरी भी अपनी इतनी बड़ी चाल को नाकामयाब होता देखकर बहुत परेशान थी कि उसकी इतनी कोशिश और मेहनत के बाद भी वो सलोनी को ना तो कुणाल की ज़िंदगी और ना इस घर से निकाल पा रही है। अगली सुबह किसी के लिए भी अच्छी नहीं थी। सलोनी ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और घर के कामों में लग गई। आज ऑफिस में जाकर भी कुणाल को कल रात की बात को संभालना था, इसलिए वो भी जल्दी रेडी होकर बिना कुछ खाए पिए ही ऑफिस के लिए निकल गया। और गौरी मैडम अभी भी प्लानिंग में थी कि अब ऐसा क्या किया जाए जिससे सलोनी ये घर छोड़कर चली जाए और कुणाल को तलाक दे दे। सलोनी भले ही अंदर से कितनी दुखी थी, पर उसने जिस विश्वास के साथ गौरी को जवाब दिया था, उससे अब गौरी भी बहुत डर गई थी। अब सलोनी को इस घर से और कुणाल की ज़िंदगी से निकालना बहुत मुश्किल है, पर कहते हैं ना कि जो भूत लात के भूखे होते हैं वो बातों से कहाँ मानते हैं, और यही हाल गौरी का था। सलोनी के इतना समझाने और धमकाने के बाद भी गौरी को अकल नहीं आई और वो फिर से अपनी एक नई चाल की साजिश में लग गई। शायद गौरी पर यह बात भी कहना सही होगा, जब इंसान का बुरा वक्त शुरू होता है तो उसकी बुद्धि भी उसका साथ छोड़ देती है, और यही हाल गौरी का था कि उसे सलोनी के समझाने का भी कोई असर नहीं हो रहा था। और अब तो गौरी ने भी ऑफिस में जाना छोड़ दिया था। कुछ दिन बीत गए, पर ना तो कुणाल ने सलोनी से कोई बात की और ना ही गौरी से। इधर गौरी भी अब अपने कमरे से कम ही बाहर आती थी। जब उसे कुछ काम होता तब नहीं तो बस खाना ही खाने आती। सलोनी और गौरी भी आपस में बात नहीं कर रही थी। सलोनी को लगा शायद उसका समझाना सही था गौरी को, क्योंकि अब गौरी भी कुणाल से बात नहीं कर रही थी। और इतनी शांति देखकर सलोनी को ऐसा लग रहा था जैसे कि धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है, पर शायद ये तूफान आने के पहले की खामोशी थी, जिसके परिणाम की शायद कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। पर सलोनी के साथ भी अब कुछ ऐसा ही होने वाला था। एक दिन अचानक से सलोनी का फ़ोन आया कि उसकी माँ की तबीयत अचानक ही बहुत बिगड़ गई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। सलोनी ये खबर सुनकर बहुत घबरा गई और उसने ये खबर जाकर गौरी को बताई, पर गौरी को ये खबर सुनकर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने तो कहा कि कौन सी माँ, मेरी कोई माँ नहीं है। ये सुनकर सलोनी को बहुत गुस्सा आया, पर अब गौरी बड़ी थी, कोई छोटी बच्ची तो थी नहीं कि उसे हर बार डांटकर चुप करा दिया जाए। इसलिए सलोनी ने गौरी से भी कुछ नहीं कहा और वो सीधा अस्पताल के लिए चली गई। वहाँ जाकर पता चला कि रेणुका जी को फूड पॉइजनिंग हो गया है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और उन्हें लगातार उल्टी होने की वजह से 1 से 2 दिन अस्पताल में ही रुकना पड़ेगा। रेणुका जी ने बार बार सलोनी के पीछे झांक कर देखा तो उन्हें गौरी नहीं दिखी और वो इस बात से थोड़ा उदास हो गई। सलोनी समझ गई गौरी के ना आने की वजह से उसकी माँ उदास है, पर सलोनी भी क्या कर सकती थी। गौरी को बचपन से इतना जिद्दी भी उसकी माँ ने ही बनाया था और आज गौरी उनके साथ भी वही कर रही थी।
पर फिर भी सलोनी ने बहुत प्यार से अपनी माँ को समझाया कि माँ, गौरी अभी भी बच्ची है, उसके अंदर बहुत बचपना भरा हुआ है, इसलिए वह ऐसा बर्ताव करती है हम सबके साथ। पर आप चिंता मत करिए, वक्त आने पर वो भी समझदार हो जाएगी। पर आप अपना ध्यान रखिए और मुझे बताइए कि ये सब कब और कैसे हुआ, और बुआ कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही है। मुझे कॉल भी अस्पताल के स्टाफ की तरफ से आया था। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी कि अचानक आपको क्या हो गया। तब रेणुका जी ने कहा, अरे तेरी बुआ जी अपने भाई के यहाँ गई हुई है, उनकी लड़की की शादी होने वाली थी। तो अब बुआ जी की माँ तो बचपन से थी नहीं, तो उनके बड़े भाई ने उनको पाला पोसा, और आज जब उनकी लड़की शादी के लायक हो गई तो बुआ जी ने कहा, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी अपनी तरफ से अपने भाई की कुछ मदद कर सकूं। और वैसे भी हमारा अचार का काम अच्छा चल रहा है, तो हमने थोड़े पैसे भी इकट्ठे किए थे। तो बस तेरी बुआ वहाँ चली गई, और जिसकी वजह से मेरे ऊपर काम की जिम्मेदारी ज़्यादा आ गई, और मैं सारा दिन बस काम ही काम करती रही और खाने पीने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और ये सब हो गया। पर मुझे अपनी तबीयत से ज़्यादा दुख इस बात का लग रहा है कि मेरी तबीयत की खबर सुनने के बाद भी गौरी का मन अपनी माँ के लिए नहीं बदला, और वो मुझे यहाँ तक देखने भी नहीं आई। क्या मैंने उसे एक भी अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं कि वो आज अपनी माँ के साथ ऐसा कर रही है, जिसने उसे बचपन से और सिर्फ उसे ही अपनी सारी ममता और प्यार दिया, और उसका सिला वो ऐसे चुका रही है। सलोनी ने कहा, माँ, संस्कार अच्छे हो या बुरे, वो सबके लिए समान ही होते हैं। आपने गौरी को जो भी संस्कार दिए दूसरों के लिए, वह आप पर भी तो लागू होंगे, और इसलिए गौरी आज आपके साथ भी वही बर्ताव कर रही है जो वो कभी अपने पापा और मेरे साथ करती थी। पर आप चिंता मत करिए, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। सलोनी की माँ के पास कोई नहीं था उनकी देखभाल के लिए, तो सलोनी को अपनी माँ के पास उनकी देखभाल के लिए रुकना पड़ा। सलोनी की सेवा से रेणुका जी 2 दिन में बहुत ठीक हो गई, और डॉक्टर ने भी उन्हें घर जाने की इजाज़त दे दी। सलोनी अपने माँ के साथ घर आ गई, और उनकी सेवा में 3 दिन बीत गए, और रेणुका पहले से बहुत अच्छी हो गई थी। और उसी दिन शाम को बुआ जी भी अपने भाई के घर से वापस लौट आई, और जब वो घर आई और उन्होंने रेणुका को ऐसे बीमार देखा तो वो बहुत परेशान हो गई, और रेणुका से कहने लगी कि जब मैं गई थी तब तो तू भली चंगी थी, फिर तुझे अचानक से क्या हो गया, और तू बीमार कैसे हो गई। फिर सलोनी ने बुआ जी को बताया कि माँ ने आपके जाने के बाद अपना ध्यान नहीं रखा, और सारा दिन बस काम ही काम करती रही, जिसकी वजह से उन्होंने उल्टा सीधा खा लिया और ये बीमार हो गई। पर घबराने की बात नहीं है, अब ये ठीक हो चुकी है। तभी बुआ ने पूरे घर में अपनी नज़र दौड़ाई, और फिर सलोनी से पूछा, गौरी नहीं आई क्या अपनी माँ को देखने। तब सलोनी और रेणुका दोनों ही अपना सिर नीचे कर लिया। तब बुआ जी ने कहा, वो छोड़, ये बता कि वो महारानी कहाँ है अभी। तभी सलोनी ने कहा, कहाँ जाएगी बुआ जी, वो तो अभी भी मेरे घर में ही है। तब बुआ जी ने हैरानी से पूछा कि कुणाल भी तेरे साथ आया है। अब सलोनी घबरा गई, वो कुणाल को लेकर अपनी बुआ को क्या जवाब दे, इसलिए उसने बात बनाते हुए कहा, अरे बुआ जी, जब से देव भैया भाभी को लेकर विदेश गए उनके इलाज के लिए, तब से कुणाल के ऊपर भी कंपनी की बहुत जिम्मेदारी आ गई है, और वो तो कह भी रहे थे आने को। तभी बुआ जी ने सलोनी की बात बीच में ही काटते हुए कहा, तूने ही मना कर दिया होगा उन्हें यहाँ आने से, यही बात है ना। तब सलोनी हैरानी से बुआ की तरफ देखने लगी। तब बुआ जी ने कहा, मुझे कुणाल के यहाँ ना आने से कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे गौरी का तो तेरे घर पर रहने से दिक्कत है जबकि तू यहाँ है, क्योंकि मैं गौरी को बचपन से देख रही हूँ, वो बिना अपने मतलब के किसी के पास कभी नहीं जाती। देख सलोनी, मैं मानती हूँ तेरी माँ की तबीयत खराब थी तो तू यहाँ आ गई है, पर अब देख, अब मैं यहाँ आ गई हूँ तेरी माँ का ध्यान रखने के लिए, इसलिए तू अपने घर जा और अपने घर का ख्याल रख। बुआ की बात सुनकर अब रेणुका को भी गौरी का ख्याल आया कि गौरी यहाँ नहीं है, तो कहीं वो वहाँ कोई खेल तो नहीं खेल रही। तभी सलोनी ने अपनी माँ और बुआ से मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग जैसा गौरी के बारे में सोच रही है वैसा नहीं है। मैंने उसे एक दिन बड़ी बहन के फ़र्ज से बहुत अच्छे से समझाया है, और अब वो सही और गलत के बीच के फ़र्क को समझ चुकी है, और वो अब ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तभी बुआ ने कहा, हाँ, जैसे गौरी को रेणुका ने नहीं तूने ही पैदा किया हो, अरे वो उसकी माँ है, और एक माँ की चाहे एक नहीं बल्कि 10 औलादें होना
तभी वो अपनी हर औलाद की अच्छी बुरी हर आदत से वाकिफ़ होती है। और जब रेणुका तुझे कह रही है घर जाने के लिए तो जाना अपने घर। बुआ की बातें सुनकर सलोनी के भी मन में थोड़ी अजीब सी हलचल हुई और उसने कहा, ठीक है बुआ जी, मैं कल सवेरे ही अपने घर के लिए निकल जाऊंगी, पर आज तो आप मुझे अपनी माँ का ध्यान रखने दीजिए। अगली सुबह होते ही सलोनी अपने घर के लिए निकल गई। थोड़ी ही देर में सलोनी घर भी पहुंच गई और उसने दरवाजे की बेल बजाई, पर बहुत देर तक किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। सलोनी बहुत देर तक इंतज़ार करती रही। फिर सलोनी को कुछ अजीब लगा कि अभी तक कोई दरवाज़ा खोलने क्यों नहीं आया, और फिर सलोनी ने जैसे ही दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो उसने देखा कि उसके घर का दरवाज़ा खुला है, वो अंदर से बंद ही नहीं है। यह देखकर सलोनी को बहुत आश्चर्य हुआ कि कभी भी घर का मेन दरवाज़ा ऐसे खुला नहीं रहता है, फिर आज कैसे। तभी सलोनी अंदर जाकर सारे नौकरों को आवाज़ लगाने लगी, पर सलोनी की आवाज़ देने के बाद भी कोई नौकर सलोनी के पास नहीं आया। अब सलोनी का मन थोड़ा घबराने लगा कि अचानक से सारे नौकर कहाँ चले गए। सलोनी ने किचन में, हॉल में, लगभग सारे घर में ही देख लिया था, पर आज उसे अपने घर में एक नौकर भी नहीं दिखे। ये सब देखकर सलोनी अंदर से थोड़ा घबरा गई और वो अब गौरी के कमरे में गई उसे देखने के लिए। और जब सलोनी ने गौरी का कमरा खोला तो गौरी भी अपने कमरे में नहीं थी। अब सलोनी गौरी को भी आवाज़ लगाकर ढूंढने लगी, पर उसे गौरी का भी पता नहीं चल रहा था। अब सलोनी और भी ज़्यादा घबरा गई कि कहीं उसके जाने के बाद किसी के साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, क्योंकि अचानक से घर पर कोई भी नहीं है। गौरी के ना मिलने के बाद अब सलोनी ने कुणाल को ढूंढना शुरू किया कि कुणाल भी घर पर है या नहीं। सलोनी ने पहले कुणाल को आवाज़ लगाई, पर आवाज़ लगाने के बाद भी कुणाल का कोई जवाब नहीं आया। फिर सलोनी कुणाल के कमरे के बाहर आकर खड़ी हो गई और दरवाजे में खटखटाने की आवाज़ के साथ ही कुणाल को आवाज़ देकर उठाने की कोशिश करने लगी, और तब भी उसे कुणाल का कोई जवाब नहीं मिला। अब सलोनी बहुत घबरा गई, कहीं कुणाल भी तो गौरी की तरह घर पर नहीं है। वो बहुत घबरा गई, पर फिर भी सलोनी ने बड़ी हिम्मत की और कुणाल का दरवाज़ा खोला, जो कि वो भी आज खुला हुआ था। ये देखकर सलोनी की बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। सलोनी ने जैसे ही कमरा खोला तो उसने देखा कि कुणाल के कमरे का सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है। सारी चीज़ें या तो इधर उधर फेंकी गई थी या टूटी हुई थी। ये सब देखकर सलोनी को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। सलोनी ने जैसे ही कुणाल की तरफ देखा तो कुणाल बिस्तर पर लेटा सो रहा था और उसके ऊपर की बॉडी में कपड़े नहीं थे, और उसके सीने में सिर रखकर गौरी भी निवस्त्र लेटी हुई थी और अपने तन को चादर से ढकी हुई थी। यह देखकर सलोनी के कदमों से ज़मीन खिसक गई और वो बेहोश होते होते रह गई। यह देखकर सलोनी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच में उसकी आंखों के सामने है। सलोनी ने जोर से कुणाल का नाम लेकर चिल्लाया, जिससे गौरी और कुणाल दोनों की ही नींद टूट गई। गौरी ने तो जैसे ही सलोनी को अपनी आंखों के सामने देखा वो एकदम से डर गई और उसने बोला, दी आप ऐसे अचानक से। फिर कुणाल ने पहले सलोनी को, फिर गौरी और फिर खुद को देखा। सलोनी ने कुणाल पर चिल्लाते हुए कहा, ये सब क्या है कुणाल? मेरे साथ ऐसा कर भी कैसे सकते हैं आप? आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी। क्या आप ये भी भूल गए? माना कि आप मुझसे नफरत करते हैं, पर क्या कोई भी नफरत इतनी बड़ी होती है कि एक मर्द अपनी सीमा ही लांघ जाए? और गौरी, तुम जरा सी भी शर्म नहीं आई अपनी ही बड़ी बहन के पति के साथ ये सब करते हुए? छी है तुम दोनों पर। अरे गौरी, तूने कुछ तो शर्म किया होता। वहाँ तेरी माँ की तबीयत खराब है, वो वहाँ अस्पताल में भर्ती है, और तुझे तो अपनी माँ के साथ इस वक्त होना चाहिए। चल, तू माँ से नाराज़ है, ये बात मानकर मैं अपना घर तेरे भरोसे छोड़कर चली गई, और तूने अपनी माँ की बीमारी का फ़ायदा उठा लिया मेरे यहाँ ना रहने पर। और कुणाल, आप अपने भाई भाभी को अपना भगवान मानते हैं, तो आज फिर उनके दिए संस्कार कहाँ चले गए? आपको थोड़ा भी नहीं लगा कि आप मेरे ही बिस्तर पर, मेरे ही कमरे में, मेरे ही पति होकर किसी और के साथ ये सब? छी कुणाल। गौरी ने देखा कि सलोनी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, तो वो जल्दी से उठी और अपने आप को चादर से समेटते हुए वहाँ से चली गई। कुणाल सलोनी के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। वो बस चुपचाप सलोनी की बातों को सुनता रहा। सलोनी समझ चुकी थी कि जिस इंसान का ईमान ख़त्म हो जाए और उसका सच अपनी आंखों के सामने आ जाए, उससे फिर किसी और सफाई की उम्मीद करना बेवकूफ़ी होगी। इसलिए सलोनी ने कुणाल से कहा कि आपको जो करना था आपने कर लिया,
पर अब मैं इस घर में एक सेकंड और नहीं रुक सकती, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। कुणाल बोलना तो बहुत कुछ चाह रहा था, पर उसके मुंह से बस इतना ही निकला कि तुम्हें भाभी की कसम, तुम यहाँ से मत जाओ। उनके आने तक कम से कम रुक जाओ, और वैसे भी बहुत बुरी हालत में है, और अगर ऐसे में भाई और भाभी किसी को भी इन सब के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। मेरे लिए ना सही, पर मेरी बीमार भाभी के लिए कुछ दिन रुक जाओ। सलोनी वैसे भी अभी तक इस घर में देव आहूजा से किए वादे के लिए रुकी हुई थी। ऊपर से कुणाल ने भी भाभी की कसम देकर सलोनी को एक बार फिर यहाँ रुकने के लिए मजबूर कर दिया। सलोनी ने अपना सारा सामान कुणाल के कमरे से लिया और बगल के कमरे में जाकर रख दिया, और कमरे को अंदर से बंद करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ये सब क्या हो गया? मेरी बहन और मेरे ही पति ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा किस बात से ज़्यादा दुखी हूँ, मेरी बहन ने ऐसा किया या मेरे पति ने। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं तो बस अपनी माँ की देखभाल करने के लिए गई थी, और मेरे पीठ पीछे ये सब क्या हो गया? गौरी तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली, और सलोनी घंटों अपने कमरे में बैठकर बस रोती रही। इधर कुणाल रेडी होकर पहले गौरी के पास गया और उसे कहने लगा कि मुझे माफ़ करना गौरी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए। गौरी ने कहा, कोई बात नहीं कुणाल, अक्सर जब एक पति की ज़रूरत उसकी पत्नी पूरी नहीं कर पाती है, तब पति किसी और की पनाह में चला ही जाता है, और तुमने भी अनजाने में वही किया जिसमें कुछ गलत नहीं है। कुणाल ने गौरी को एक चेक साइन करके दिया और कहा, इसमें तुम जितनी चाहो उतनी रकम भरकर ले सकती हो, और मैं तुमसे हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ कि तुम ये पैसे लेकर कहीं दूर हमेशा के लिए मेरे घर और मेरी ज़िंदगी से चली जाओ, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका भी नहीं मिलेगा, और मुझे मेरी गलती की भरपाई तो अब करनी ही होगी, और सज़ा भी भुगतनी ही होगी, और मैं नहीं चाहता कि इन सब का असर तुम पर भी हो। इसलिए तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम लो और यहाँ से चली जाओ। गौरी कुणाल की बातें सुनकर बोली, वाह कुणाल आहूजा वाह, क्या तरीका है ना लड़कियों का इस्तेमाल करने का। पहले मुझसे झूठे प्यार का दिखावा किया, फिर मुझे मीठी मीठी बातों में फंसाया, और फिर जब मेरे साथ एक रात बिता ली तो अब तुम मुझे अपने चंद पैसे देकर खरीदना भी चाहते हो। पर कुणाल आहूजा, एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं गौरी हूँ, गौरी, सलोनी नहीं, जिसे तुम बेवकूफ़ बना सकते हो या इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हो। अगर तुमने मेरे साथ दोबारा ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की तो मैं सीधा पुलिस के पास चली जाऊंगी, और फिर तुम और तुम्हारा देव आहूजा किसी को शक्ल दिखाने के लायक भी नहीं रहोगे। कुणाल गौरी का ये बर्ताव देखकर हैरान रह गया, पर कुणाल को भी लगा कि शायद गलती उसकी है। वो गौरी को पैसे देकर यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकता है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसने सिर्फ गौरी का नहीं बल्कि कुणाल का भी बराबर का कसूर है। इसलिए कुणाल ने गौरी से माफ़ी मांगी और वहाँ से चुपचाप चला गया। वो सलोनी के पास जाना तो नहीं चाहता था, पर जो कुछ भी उसने सलोनी के साथ किया था उसके बाद वो बहुत शर्मिंदा था, और अपनी गलती की माफ़ी तो उसे सलोनी से भी मांगनी ही थी। इसलिए वो सलोनी के कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगा और सलोनी को दरवाज़ा खोलने के लिए कहने लगा, पर सलोनी ने साफ मना कर दिया कि वो कुणाल से कोई बात नहीं करना चाहती, यहाँ तक कि वो कुणाल की अब शक्ल भी नहीं देखना चाहती है। कुणाल ने बार बार विनती की कि सलोनी बस एक बार मेरी बात सुन लो, पर सलोनी ने कहा, कुणाल आपकी इस हरकत के बाद आप अब मेरा पति नहीं है, और अब मैं सिर्फ इस घर की बहू हूँ, और इसी नाते मैं यहाँ रुककर इसकी देखभाल कर रही हूँ, वो भी जब तक भाई और भाभी नहीं आ जाते। उसके बाद मैं एक पल भी ना इस घर में और ना ही आपकी ज़िंदगी में रुकूंगी। कुणाल ने सलोनी को दरवाजे के बाहर से ही कहा कि मैं मानता हूँ सलोनी की जो कुछ भी मैंने किया है वो माफ़ी के काबिल नहीं है, पर फिर भी मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ कि हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, पर मैं अपनी गलती की सज़ा भुगतने को भी तैयार हूँ। अगर तुम्हारी नज़र में कोई सज़ा हो जो भी तुम देना चाहती हो वो मुझे स्वीकार है। और फिर कुणाल वहाँ से चला गया और सलोनी एक बार फिर से अपने दुखों को याद करके रोने लगी। कुणाल, सलोनी और गौरी, इन तीनों की ही ज़िंदगी आपस में बहुत उलझ चुकी थी। समझ नहीं आ रहा था किसी को भी एक रात में सबके साथ क्या हो गया, इसका असली जिम्मेदार कौन था। गौरी जिसकी नीयत अपनी बहन के पति पर पहले दिन से ही खराब थी, कुणाल जो अपनी पत्नी के होते हुए भी अपनी साली के साथ संबंध बना चुका था, सलोनी जो ये जानते हुए भी कि उसका पति और उसका घर
उसी की ही बहन की बुरी नज़र में फंसा हुआ है। ये जानकर भी वो अपनी माँ की देखभाल करने चली गई थी। किसका कसूर था और किसका नहीं, ये तो अब वक्त ही बताने वाला था। इस बात को लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा होने वाले थे और इस बीच कुणाल अब बहुत कम ही घर आता था, और वो भी रात में, और बिना खाना खाई वो अपने कमरे में जाकर सो जाता था। और ना ही वो सलोनी से कोई बात करता और ना ही गौरी से। हालांकि गौरी ने कई बार कुणाल से बात करने की कोशिश भी की, पर कुणाल ने उसे हर बार अनदेखा कर दिया। सलोनी भी अपने अंदर अपने गम को संभाल रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके इस गम को कोई नहीं समझ सकता। तभी एक दिन गौरी अपना सामान लेकर सलोनी के पास आई। सलोनी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रही थी और कुणाल हॉल में ही बैठकर चाय पी रहा था। गौरी बिना कुणाल से बात किए सीधा सलोनी के पास आकर जोर जोर से रोने लगी और सलोनी के पैरों में गिर गई। ये देखकर सलोनी और कुणाल दोनों ही हैरान हो गए। गौरी ने सलोनी के पैर पकड़ते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी बहन के पति के साथ। और फिर गौरी रोने लगी और फिर गौरी ने कहा कि इससे अच्छा होता कि मैं कभी आपके घर आपके साथ आई ना होती, या फिर उस दिन मेरे पति ने मेरी जान ले ली होती तो ये अच्छा था। कम से कम मैं अपनी बहन की ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं करती। पर जो कुछ भी हुआ है वो मैंने जानबूझकर नहीं किया है, सब कुछ अनजाने में हुआ है। पर हुआ तो मुझसे ही है, इसलिए जो हो चुका है मैं उसे तो नहीं बदल सकती। पर मैं अब इस घर से जाकर आपको और जीजू को एक मौका ज़रूर दे सकती हूँ, इसलिए मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना दी। और फिर गौरी ने अपना सामान उठाया और वहाँ से जाने लगी। सलोनी को गौरी की बात सुनकर दुख तो बहुत हो रहा था, पर अब वो गौरी को अपने पास रुकने के लिए नहीं बोलने वाली थी, क्योंकि गलती एक बार होती है और अगर किसी इंसान से वही गलती बार बार हो तो वो गलती नहीं, उसकी बेवकूफ़ी कहलाती है। गौरी जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची वो चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर पड़ी और ये देखकर कुणाल और सलोनी भागकर गौरी के पास पहुंचे। जब कुणाल और सलोनी ने देखा कि गौरी बेहोश हो चुकी है तो कुणाल ने गौरी को गोद में उठाकर तुरंत सोफे पर लेटाया और पानी के कुछ छींटे उसके मुंह पर मारे और तभी गौरी को होश नहीं आया। और ये देखकर कुणाल सलोनी दोनों ही घबरा गए। फिर कुणाल ने तुरंत ही अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल करके बुलाया। थोड़ी ही देर में डॉक्टर भी घर पहुंच गए और उन्होंने गौरी का चेकअप किया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने कुणाल से पूछा कि ये क्या शादीशुदा है। तब कुणाल ने डॉक्टर के इस सवाल से हैरान होकर सलोनी की तरफ देखा और फिर सलोनी ने जवाब दिया, हाँ, पर अब इसके पति इनके साथ नहीं रहते हैं और ये मेरी छोटी बहन है। क्या बात है डॉक्टर, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? डॉक्टर ने सलोनी की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी कमज़ोरी थी। शायद ठीक से खाना ना खाने की वजह से और चिंता करने की वजह से इन्हें चक्कर आ गए हैं। सलोनी और कुणाल ने थोड़ी राहत की सांस ली और तभी डॉक्टर ने कहा कि इसके साथ ही खुशी की बात यह है कि ये माँ बनने वाली है, शी इज़ प्रेग्नेंट। और ये सुनकर सिर्फ डॉक्टर के ही चेहरे पर स्माइल आई। बाकी कुणाल और सलोनी एक दूसरे को आंखें फाड़ फाड़ कर देखते रहे। फिर कुणाल ने घबराकर डॉक्टर से पूछा, जी ये कितने महीने से प्रेग्नेंट है? तब डॉक्टर ने कहा, कुणाल जी, बस अभी इनको 1 ही महीना हुआ है। ये सुनकर कुणाल के चेहरे पर परेशानी और सलोनी की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि गौरी की प्रेगनेंसी के 1 महीने के हिसाब से ये साफ हो गया था कि ये बच्चा कुणाल का है, क्योंकि गौरी का पति तो उसे छोड़कर कई महीने पहले ही भाग गया था और गौरी ने लास्ट महीने ही कुणाल के साथ संबंध बनाया था। मतलब कि गौरी के पेट में इस घर का वारिस पल रहा था। इस खबर को सुनकर तो सलोनी से खुद को संभाला नहीं गया और वो भागकर अपने कमरे में चली गई। लेकिन कुणाल ने थोड़ी हिम्मत की और डॉक्टर को बाहर तक छोड़कर आया और वापस लौटकर वो अपने सिर पर हाथ रखकर ज़मीन पर ही बैठ गया कि उसकी ये गलती की वजह से कितना कुछ ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी के साथ बल्कि सलोनी और गौरी की ज़िंदगी में भी इसका असर हो गया है। अब तो कुणाल को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ उसकी पत्नी थी तो एक तरफ उसके बच्चे की माँ। इधर सलोनी ये बात सुनकर बहुत दुखी हुई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना सब कुछ उसकी ज़िंदगी में कैसे हो गया और वो अब अपनी माँ को क्या मुंह दिखाएगी और गौरी का क्या होगा अब, या फिर उसके बच्चे का। और इससे भी बड़ी बात, जब ये खबर भाई और भाभी को पता चलेगा तब क्या होगा। सलोनी ने अब फैसला कर लिया था कि अब वो ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि ये सब उसके बर्दाश्त के बाहर था। इसलिए अब उसने इस घर को छोड़ने का फैसला ले लिया था।
गौरी के मां बनने की खबर ने कुणाल और सलोनी दोनों को ही झकझोर के रख दिया था। ना कुणाल को समझ में आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया, और न ही सलोनी सच को अपना पा रही थी कि खुद उसकी सगी बहन और उसके पति ने उसके साथ इतना घटिया काम किया। सलोनी ने अपनी पैकिंग कर ली थी और अपना बैग लेकर नीचे हॉल में आ चुकी थी। कुणाल ने सलोनी को देखा और साथ ही उसके हाथ में उसके बैग को। वो रोकना तो चाहता था सलोनी को, पर अब उसने जो हरकत की थी उसके बाद उसका कोई हक नहीं था कि वो सलोनी को इस घर के लिए रोक सके। सलोनी कोई अबला नारी नहीं थी, वह अपने अधिकार के लिए लड़ना जानती थी, पर देव आहूजा के एहसान थे सलोनी पर और उसके घर वालों के ऊपर। और कुणाल देव आहूजा का भाई था, और अगर सलोनी कुणाल को कोई सज़ा देती तो वो देव आहूजा तक पहुंची जाती। इसलिए सलोनी ने कुणाल से अलग होना ही सही समझा। और वैसे भी शादी के दूसरे ही दिन कुणाल ने जब सलोनी का चेहरा देखा था तो उसने उसी वक्त इस शादी को अपनाने से इनकार कर दिया था। तो सलोनी कुणाल को अब क्या ही कहती। इसलिए उसने यही सोचा कि मेरी ज़रूरत किसी को भी नहीं है, ना इस घर को और ना ही कुणाल को। और रोज़ रोज़ ये सब देखने और सुनने से अच्छा है कि मैं ये सब छोड़कर कहीं भी चली जाऊं। कुछ देर पहले ही गौरी अपना बैग लेकर इस घर से हमेशा के लिए जा रही थी, पर वक्त का कोई भी जवाब नहीं, कब पलट जाए कोई नहीं जानता। अब सलोनी जा रही थी अपना बैग पैक करके। सलोनी जैसे ही जाने लगी तभी गौरी को होश आया, और उसने जब सलोनी को जाते देखा तो उसने ज़ोर से सलोनी को आवाज़ लगाई। गौरी की आवाज़ सुनकर भी सलोनी ने मुड़कर नहीं देखा और वह अपने कदम बढ़ाती रही। पर गौरी तुरंत भागकर सलोनी के पास गई और उसने कहा, क्या हुआ दी, आप मेरा बैग लेकर कहाँ जा रही है और मैं अचानक से बेहोश कैसे हो गई। तब सलोनी ने कहा कि जो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था, बस वही हुआ है मेरे साथ। और ये मैं तुम्हारा नहीं अपना बैग लेकर इस घर से जा रही हूँ। और बात रही कि तुम बेहोश कैसे हुई, तो इसका जवाब अगर कुणाल, जो अभी तक मेरे पति है, अगर वो अपने मुंह से दे तो ज़्यादा सही होगा। कुणाल ने सलोनी के ताने को सुनकर अपनी निगाह नीची कर ली। गौरी भागकर कुणाल के पास गई और उसने कुणाल से पूछा, जीजू क्या हुआ ऐसा जो दी ऐसे बातें कर रही है। कुणाल ने तो अपनी नज़रें तक ऊपर नहीं उठाई, पर सलोनी ने जवाब दिया कि तुम्हारे कुणाल जीजू अब तुम्हारे जीजू नहीं रहे, बल्कि तुम्हारे बच्चे के पिता बनने वाले हैं वो। और ये सुनकर गौरी अपनी जगह पर घुटनों के बल बैठ गई और आंखें फाड़ फाड़ कर कभी कुणाल तो कभी सलोनी की तरफ देखने लगी। गौरी ने अपने आप को एक जोर का थप्पड़ मारा और कहा, ये मैंने क्या किया, अपनी बहन का घर उजाड़ दिया मैंने, ये मैंने क्या कर दिया भगवान। और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सलोनी ये देखकर दुखी तो बहुत हुई, पर गौरी पेट से थी, इसलिए ना चाहते हुए भी सलोनी गौरी के पास गई और उसको संभालने लगी। गौरी चीख चीख कर कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो दी, मैं ये सब नहीं जानती कैसे हो गया, पर मेरा यकीन करो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। सलोनी ने कहा, जो कुछ भी हुआ है उसकी तुम अकेले थोड़ी ना जिम्मेदार हो, जितना कसूर तुम्हारा है उससे कहीं ज़्यादा दूसरे का कसूर है, क्योंकि कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती। और फिर तुमने क्या किया उससे ज़्यादा तो ये ज़रूरी है कि एक पति ने अपनी पत्नी के साथ क्या किया। और किसी औरत पर कीचड़ उछालना आसान है, पर एक औरत भी तब तक किसी मर्द की ज़िंदगी में या बिस्तर पर नहीं जाती जब तक कि वो मर्द खुद ना चाहे। इसलिए तुम अपने आप को कोसना बंद करो और अपने साथ ही इस बच्चे का ध्यान रखो। और फिर उठकर सलोनी जाने लगी कि तभी गौरी ने सलोनी का हाथ पकड़ लिया और कहा, दी आप कहाँ जा रही है। सलोनी ने कहा कि अब मेरी ज़रूरत नहीं है, मेरे पति को उनकी मनचाही पत्नी और इस घर को उसका वारिस मिलने वाला है, तो मेरी अब यहाँ ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर कुणाल से रहा नहीं गया और उसने कहा, सलोनी ऐसा मत कहो, मेरे जीवन में कौन है ये अलग है, पर इस घर की बहू तो तुम ही रहोगी हमेशा। सलोनी ने कहा, कुणाल इस घर की बहू भी तभी मैं या कोई भी कहलाएगी जब वो आपकी पत्नी बनेगी, तो आपकी ज़िंदगी में कौन है ये अलग बात कैसे हो गई। गौरी ने कहा, अब मेरा क्या होगा दी, मैं दुनिया वालों को कैसे मुंह दिखाऊंगी, मेरे साथ पहले कम बुरा हुआ था क्या, जो अब ये भी। गौरी अपनी बातों को सुन सुनकर बौखलाने लगी और वो भागकर डाइनिंग टेबल के पास गई और वहाँ रखी चाकू से अपने हाथ को काटने ही वाली थी कि सलोनी ने उसे आकर रोक लिया और गौरी को एक थप्पड़ जोर के मारा और कहा, तुम पागल हो गई हो क्या, ये क्या करने जा रही थी तुम अब अकेली जान नहीं हो, तुम्हारे अंदर तुम्हारा बच्चा सांसें ले रहा है, तुम उसकी सांसें नहीं छीन सकती। गौरी ने कहा,
तो क्या करूं मैं दी? इस बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी और क्या करूंगी? सलोनी ने कहा, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है गौरी। ये गलती जिसने की है वो जिम्मेदारी भी उठाएगा। कुणाल ने सलोनी की तरफ देखा और कहा कि मैंने अभी तक गौरी को ही नहीं अपनाया है, तो फिर ये बच्चा। गौरी ने कहा, वाह कुणाल, पहले तो मेरे साथ प्यार का नाटक और फिर रात गुजार ली, और जब दिक्कतें आ गई तो तुम मुझे अपना नहीं पा रहे हो। देखो कुणाल, मैं सीधा सीधा कह रही हूँ कि अगर तुमने मुझे या मेरे बच्चे को नहीं अपनाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी और तुम्हारा नाम लगाकर जाऊंगी। फिर तुम तो अपने किए की सज़ा भोगोगे ही, साथ में ये पूरा परिवार और तुम्हारे बड़े भाई देव आहूजा भी। गौरी की बात सुनकर सलोनी और कुणाल दोनों ही थोड़ा डर गए कि कहीं सच में गौरी ने कुछ कर लिया तो गलती किसी और की और हर्जाना किसी और को ना भरना पड़े। इसलिए फिर कुणाल ने भी गौरी से शादी करने की सहमति दे दी। सलोनी ने कहा, अब मुझे जाना है गौरी, तुम जो चाहती थी वो तुम्हें मिल गया, पर मैं ये सब नहीं देख सकती। तभी गौरी ने कहा कि दी, मैं तो अभी खुद एक बच्ची हूँ, आपकी और मम्मी की। भला मैं इस बच्चे को कैसे इस दुनिया में ला पाऊँगी? आप प्लीज़ इस बच्चे के पैदा होने तक यहाँ रुक जाओ, उसके बाद आप यहाँ से चले जाना, पक्का मैं फिर आपको नहीं रोकूंगी। सलोनी ने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता है। गौरी ने कहा कि आप अगर मेरी बात नहीं मानेंगी तो गौरी ने फिर वही कांच की रखी गिलास को अपने सिर पर फोड़ लिया, और जिसे देखकर कुणाल और सलोनी दोनों ही डर गए। गौरी की ये हरकत देखकर सलोनी बहुत ज़्यादा घबरा गई और उसने सोचा कि शायद जो कुछ भी गौरी के साथ हो रहा है उससे वो बहुत सदमे में है, इसलिए वो क्या कर रही है, क्या बोल रही है, उसे खुद कुछ खबर नहीं है। इसलिए हालातों को देखते हुए यही अच्छा होगा कि मैं अभी फ़िलहाल के लिए गौरी की बात मान जाती हूँ, और फिर जैसे ये थोड़ा ठीक होगी तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। फिर सलोनी ने कहा कि अच्छा ठीक है गौरी, मैं यहाँ रुक रही हूँ, पर तब तक जब तक ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता है। यह सब देखकर कुणाल बहुत ही परेशान हो गया और वो वहाँ से अपने कमरे में चला गया और जाकर खिड़की के पास खड़े होकर बाहर की तरफ देखने लगा और सोचने लगा, ये सब मेरे साथ क्या हो गया और क्यों हो गया? आखिर किसी का मैंने क्या बिगाड़ा था? मैंने तो बस अपने लिए एक पत्नी चाहिए थी जो मुझसे बहुत प्यार करे और इस घर को दिल से स्वीकार करे, और जिस तरह मैं अपने भाई भाभी का सम्मान करता हूँ वो भी बस उन्हें वैसा ही सम्मान दे। तो इसमें ऐसा क्या बहुत बड़ा और नामुमकिन था भगवान, जो मैंने आपसे मांग लिया और आप मुझे वो दे ना सके। पहले आपने मेरी शादी ऐसी काली लड़की से कर दी जिसे मैं जी भर के देख भी नहीं सकता। फिर आपने उस लड़की को मेरी ज़िंदगी में भेज दिया जिसे देखकर मैंने शादी के लिए हाँ कहा था, पर मैं उसे भी अपने दिल में जगह नहीं दे पा रहा हूँ। मैं जब भी उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे हर बार ना चाहते हुए भी बस सलोनी का ही ख्याल और उसका चेहरा सामने आ जाता है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मैंने गौरी को लेकर इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। मैं इतना लापरवाह कैसे हो गया? ये सब क्या हो गया मेरे साथ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ वो सलोनी है जिसके रंग की वजह से मैं उसे अपनी पत्नी नहीं मान पा रहा हूँ और फिर भी उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। एक तरफ वो गौरी है जिसे मैंने पसंद किया था अपनी पत्नी के लिए, पर अब जब वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है तो मैं उसे भी अपने दिल में जगह नहीं दे पा रहा हूँ। पता नहीं ये सब कैसे ख़त्म होगा और कभी ख़त्म होगा भी या नहीं। कुणाल की ही तरह सलोनी के मन में भी बहुत सवाल थे कि आखिर ये सब कैसे हो गया, जबकि शादी के पहले ही सलोनी ने सब कुछ क्लियर किया था जिससे कि उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई परेशानी या कोई दिक्कत ना आई। पर मुसीबतें हैं कि सलोनी का पीछा ही नहीं छोड़ रही। वो इन सबको छोड़कर जाना भी चाहती थी पर जा भी नहीं पा रही थी। अजीब कश्मकश में कुणाल और सलोनी फंसे थे, पर वक्त तो अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था। सलोनी अब अपने घर के काम के साथ साथ गौरी का भी ध्यान रखने लगी थी, पर कुणाल अभी भी गौरी के पास नहीं आता था। गौरी का चेकअप भी शुरू होने वाला था जिसके लिए गौरी कुणाल के साथ ही जाती थी। सब कुछ बहुत अजीब था, पर फिर भी सब अपने कर्तव्यों को मजबूरी में निभा रहे थे। एक दिन डाइनिंग टेबल पर सलोनी, कुणाल और गौरी तीनों ही बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी गौरी ने सलोनी से कहा कि दी, अब हम सब खुश हो या दुखी, पर ये बच्चा है तो कुणाल का ही, इसलिए मैं अपने बच्चे को उसके पापा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने देना चाहती हूँ, और इसके लिए मुझे कुणाल के आसपास रहना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आप कुणाल का बगल वाला कमरा खाली करके यहाँ नीचे मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाएंगी, जिससे मैं और कुणाल ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ
मेरा मतलब है कि मेरा बच्चा और कुणाल एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिता सके। कुणाल को अब गौरी की बात से बहुत चिढ़ हो रही थी और तभी उसने गौरी से कहा कि गौरी, अभी तुम्हारे बच्चे को ठीक से 2 महीने भी नहीं हुए हैं पेट में आई और तुम उसकी सांसें गिनने लगी। गौरी ने खाना खाना बंद कर दिया और उठकर अपने कमरे में चली गई। तभी सलोनी ने कुणाल को ताना मारकर कहा कि उस पर क्यों चिल्ला रहे हो? जब आपने गौरी की सांसें गिनी होगी अपनी सांसों में, तब जाकर आज गौरी अपने बच्चे की सांसें गिनने की कोशिश कर रही है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कल ही वो कमरा खाली कर दूंगी, फिर गौरी उस कमरे में रहे या आपके कमरे में, मुझे कोई मतलब नहीं है। और फिर सलोनी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। अगले दिन सलोनी और गौरी ने आपस में अपने अपने कमरे भी बदल लिए। अब गौरी सिर्फ कहने के लिए अपने कमरे में गई थी, बाकी वो पूरा दिन बस कुणाल के ही कमरे में रहती। और अब धीरे धीरे गौरी ने सलोनी की जगह कुणाल को अपनी सेवा में लगा दिया था। और कुणाल ये सोचकर गौरी की सारी बातें मानता था कि आखिर उसकी गलती की वजह से गौरी की यह हालत हुई है, तो भरपाई भी उसे ही करना पड़ेगा। अब 5 महीने बीत चुके थे। अब गौरी के नखरे और भी बढ़ते जा रहे थे। वो अब सारा दिन बिस्तर में ही लेटी रहती और सलोनी से अपना हर काम करवाती। और अब गौरी ने तो कुणाल को भी अपनी सेवा पानी में लगा रखा था। अब कुणाल ऑफिस कम घर पर ज़्यादा काम करता था। गौरी अचानक ही रात को कभी आइसक्रीम खाने की जिद करती तो कभी कुछ खाने की जिद करती। कभी कुणाल को कहती कि वो उसे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाए, तो कभी कहती कि जाओ मेरे लिए अपने हाथों से कुछ बना कर लाओ। सलोनी ये सब देखकर बहुत दुखी होती और अपने मन में 1000 बार बस यही सवाल करती कि आखिर क्यों ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है? क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का, जो इतनी गहरी चोट मिली मुझे, वो भी मेरे अपनों से। जब रो रो कर थक जाती सलोनी तो खुद को ही समझाती कि शायद ये मेरे इस जन्म का कर्मफल नहीं है, क्योंकि इस जन्म में तो मैंने किसी का भी बुरा नहीं किया। ये ज़रूर पिछले जन्म का ही फल है जो मैं इस जन्म में भोग रही हूँ। कहते हैं कि किस्मत से बड़ा कुछ नहीं होता। मैं इस घर को छोड़कर जाना तो चाहती थी, पर मजबूरी ऐसी है कि जा नहीं सकती। और शायद यही दुख लिखा है मेरी किस्मत में, और मुझे ना चाहते हुए भी इस दुख को झेलना ही पड़ेगा। सलोनी जब भी कुणाल और गौरी को एक साथ देखती तो वो हर बार गौरी की जगह अपने बारे में सोचने लगती कि अगर कुणाल को मेरे सांवले रंग से प्यार होता तो आज गौरी की जगह मैं होती और मेरा बच्चा होता। रोजी की तरह सलोनी आज भी घर के कामों में लगी हुई थी और गौरी रोज की तरह आज भी अपने कमरे में लेटकर आराम फरमा रही थी। सलोनी घर के सारे काम निपटाकर जैसे ही हॉल में बैठने के लिए आई, तभी उसके फ़ोन में एक नए नंबर से कॉल आया। सलोनी ने फ़ोन उठाया। सामने से एक आवाज़ आई कि क्या आप सलोनी जी बात कर रही है, कुणाल आहूजा की पत्नी? तभी सलोनी ने कहा, जी हाँ, मैं सलोनी आहूजा ही बात कर रही हूँ। आप कहिए, आपको क्या काम है? तब उस आदमी ने कहा कि आप तुरंत सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। कुणाल सर की गाड़ी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है और वो अभी अस्पताल में एडमिट है। ये सुनकर सलोनी के हाथ से उसका फ़ोन छूट गया और ज़मीन पर गिर गया और थोड़ी ही देर में सलोनी भी ज़मीन पर बैठ गई। उसे तो जैसे होश ही ना रहा हो खुद का। उसके बाद उसे अचानक से गौरी का ख्याल आया कि गौरी को ये बात बतानी चाहिए या नहीं, क्योंकि वो पेट से है। अगर वो ये खबर सुनकर खुद को संभाल नहीं पाई तो, पर ज़्यादा देर तक उससे ये बात छिपी भी नहीं रह सकती। इसलिए मुझे गौरी को ये बात बतानी ही होगी। भले वो कुणाल की पत्नी नहीं है, पर उसके बच्चे की माँ तो वही है। और फिर सलोनी भागकर गौरी के कमरे में गई और हाँफते हुए गौरी से बोली कि गौरी, वो कुणाल का एक्सीडेंट। गौरी ने कहा, अब बोलो भी जल्दी कि क्या हुआ है, मुझे बहुत नींद आ रही है। तभी सलोनी ने कहा, कुणाल की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और वो बहुत बुरी हालत में अस्पताल में एडमिट है। हम दोनों को अभी इसी वक्त अस्पताल के लिए निकलना चाहिए। गौरी ने कहा, हम दोनों को? सलोनी ने कहा कि हम दोनों को। गौरी ने कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? वो तुम्हारा पति है, तुम्हें जाना चाहिए ना कि मुझे। और तुम यहाँ पर आकर मेरे सामने कोई नाटक मत करो। मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दो। और हाँ, तुम्हें जाना है तो जाओ, पर मुझे अब डिस्टर्ब नहीं करना और जाते जाते दरवाज़ा बंद कर देना। और फिर गौरी दूसरी तरफ करवट करके सो गई। गौरी का ये बर्ताव देखकर सलोनी एकदम से चौंक गई कि गौरी ने ये सब क्या कहा। क्या वो कुणाल से प्यार नहीं करती? क्या उसे कुणाल की ज़रा सी भी परवाह नहीं है? प्यार नहीं तो ना सही, पर कुणाल अब उसके पैदा होने वाले बच्चे के पिता है। तो क्या उस नाते भी गौरी का मन नहीं घबराए ये खबर सुनकर?
फिर गौरी ने देखा कि सलोनी अभी भी वहीं खड़ी होकर उसे घूरे जा रही है। तब गौरी ने चिल्लाते हुए सलोनी से कहा कि अब क्या मेरा ही मुंह देखती रहोगी, जाओ जल्दी, तुम्हारा पति एडमिट है। और फिर सलोनी बिना कुछ बोले ही गौरी को वहाँ से चली गई और तुरंत गाड़ी में बैठकर अस्पताल के लिए निकल गई। पर पूरे रास्ते बस सलोनी के दिमाग में गौरी की ही बातें घूमती रही। सलोनी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि गौरी कुणाल को लेकर ऐसा कभी कर भी सकती है। सलोनी अपने सवालों में उलझी रही और अस्पताल भी आ गया। फिर सलोनी ने गौरी के ख्यालों को अपने दिमाग और दिल से निकाला और भाग के कुणाल को देखने के लिए अस्पताल के अंदर चली गई। सलोनी ने वहाँ के स्टाफ से कुणाल का कमरा पूछा और भाग के कुणाल के पास जाने लगी। जब सलोनी ने कुणाल को खून से लथपथ और बेहोश हालत में देखा तो भागकर कुणाल के पास चली गई और उसे अपने सीने से लगाकर रोने लगी। और ये सब क्या हो गया? भगवान, अभी और कितनी परीक्षा लेंगे आप मेरी? जो भी करना है मेरे साथ करो, मेरी ज़िंदगी का कोई मोल नहीं है, पर मेरे सुहाग की रक्षा करो। सलोनी का रोना देखकर डॉक्टर ने सलोनी को बाहर जाने के लिए कहा और कहा कि आप चिंता मत करिए, हम इनका इलाज जल्दी शुरू कर देंगे। आप बस धीरज रखिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि कुणाल को जल्दी होश आ जाए, वरना ये कोमा में भी जा सकते हैं या फिर इनकी मौत भी हो सकती है। तभी सलोनी ने कहा, नहीं डॉक्टर, ऐसा मत कहिए, मेरे पति के बारे में, वो भी मेरे सामने। मैं तो ये सुनकर ही जीते जी मर जाऊंगी। फिर सलोनी ने डॉक्टर के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, डॉक्टर आपको जो करना है करिए, बस मेरे पति की जान बचा लीजिए। डॉक्टर ने सलोनी को ऊपर उठाया और कहा, आप संयम रखिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। सलोनी बाहर बैठ के कुणाल के होश में आने का इंतज़ार करने लगी। इधर डॉक्टर ने कुणाल का ऑपरेशन शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर निकलकर सलोनी के पास आई। सलोनी ने बड़ी बेताबी से डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ डॉक्टर, मेरे पति ठीक तो है ना? तब डॉक्टर ने कहा कि कुणाल जी का ऑपरेशन तो कामयाब हुआ है। पर सलोनी ने कहा, पर क्या डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा, पर अभी तक कुणाल जी को होश नहीं आया है और ये अच्छी खबर नहीं है। सलोनी डॉक्टर की बात सुनकर बड़ी परेशान हो गई और रोने लगी। तभी डॉक्टर ने कहा कि आप ऐसी हिम्मत मत हारिए, भगवान पर भरोसा रखिए और प्रार्थना करिए, क्योंकि जो हमारे बस में था वो हमने कर दिया। अब बाकी का उस ऊपर वाले के बस में है, जो आपकी प्रार्थना से मुमकिन है। फिर सलोनी बाहर ही बैठकर अपने मन में भगवान से प्रार्थना करने लगी अपने पति कुणाल के लिए। 1 से 2 और 2 से 3 दिन बीत गए थे, पर कुणाल को अभी तक होश नहीं आया था। सलोनी 3 दिनों से ये अस्पताल में बैठकर कुणाल के होश में आने का इंतज़ार कर रही थी। डॉक्टर ने सलोनी की हालत देखकर उसे घर जाकर आराम करने के लिए कहा और ये भी कहा कि अगर आपके घर में कोई और नहीं है तो यहाँ नर्स है, वो कुणाल जी का ध्यान रख लेगी। पर आप भी अपना ध्यान रखिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप 3 दिनों से लगातार बस यही बैठी है, न आपको खाने का होश है और न ही सोने का। अगर आप ऐसे ही अपने साथ करती रही तो जल्दी आपको भी हमें एडमिट करना होगा, जो अच्छी बात नहीं है। पहले सलोनी ने बहुत जिद की कुणाल को अकेला छोड़कर न जाने की। फिर डॉक्टर ने सलोनी को बहुत आराम से समझाया कि अगर आपने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो आप बीमार हो जाएंगी या बेहोश हो जाएंगी, और मान लीजिए आपके बेहोश होते ही आपके पति को होश आ गया, तब उनका ध्यान कौन रखेगा? इसलिए आपको अपनी जिद छोड़कर थोड़ा खाना और आराम दोनों ही करना चाहिए। कुणाल के होश में आने की बात सुनकर सलोनी ने अपनी जिद छोड़ दी और उसने फिर अपनी माँ और बुआ जी को ना चाहते हुए भी कुणाल के एक्सीडेंट के बारे में बताया और अपने पास अस्पताल बुला लिया। रेणुका और बुआ जी को जैसे ही कुणाल के एक्सीडेंट के बारे में पता चला, वो तुरंत ही सलोनी के पास आ गई। सलोनी अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने देखकर गले से लगकर रोने लगी। सलोनी के दिल में शायद कुणाल के एक्सीडेंट के साथ साथ बहुत ऐसे भी दर्द थे जिन्हें वो याद करके अपनी माँ के सामने रो रही थी, पर अपनी माँ से कुछ कह भी नहीं रही थी। वो इसलिए क्योंकि सलोनी के पिता के गुजर जाने के बाद रेणुका जी बहुत बीमार रहने लगी थी और फिर रेणुका जी गौरी को लेकर पहले से ही बहुत परेशान थी। ऊपर से अगर सलोनी गौरी के माँ बनने की खबर अपनी माँ को बताती तो पता नहीं किस पर कौन सी कयामत आ जाती। रेणुका और बुआ जी को लगा कि सलोनी कुणाल को ऐसी हालत में देखकर रो रही है। फिर बुआ जी ने सलोनी से पूछा कि ये सब कब और कैसे हुआ सलोनी? सलोनी ने बताया, ये सब कैसे हुआ ये तो मुझे भी नहीं पता, पर यह सब 3 दिन पहले हुआ है और अभी तक कुणाल को होश भी नहीं आया है। यह सुनकर बुआ और रेणुका जी घबरा गई और उन्होंने कहा,
सलोनी, तू 3 दिनों से यहाँ अकेली अस्पताल में भूखी प्यासी बैठी है और तूने हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। क्या शादी के बाद एक बेटी का मायका इतना पराया हो जाता है कि वो अपने सुख में तो उन्हें याद करती है पर अपने दुख और तकलीफ उनसे छिपा लेती है? या फिर तूने अभी तक अपनी माँ को उसकी गलती के लिए माफ़ नहीं किया? सलोनी ने कहा, ऐसा नहीं है माँ, मैं बस आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी। आपकी भी अभी ही कुछ दिनों पहले इतनी तबीयत खराब हुई थी, ऊपर से कुणाल के एक्सीडेंट की बात सुनकर आप और बुआ दोनों ही परेशान हो जाते। बस यही सोचकर आप लोगों को नहीं बताया। तभी बुआ ने कहा, ठीक है, हम तेरी बात समझते हैं, पर कम से कम तू गौरी को तो अपनी मदद के लिए बुला ही सकती थी। आखिर वो तेरे ही घर में रहती है, मुफ्त का खाती है, और मुझे ये भी पता है कि वो तेरे से अपनी सेवा भी करवाती होगी, तो इतना तो उसका फ़र्ज़ है ही छोटी बहन होने का कि वो अपनी बड़ी बहन की मुसीबत के वक्त मदद करे। सलोनी ने अपने मन में सोचा कि उसने अपनी छोटी बहन होने का कुछ ज़्यादा ही फ़र्ज़ निभा दिया है, वही नहीं बर्दाश्त हो रहा मुझसे। तभी रेणुका जी ने मुँह बनाते हुए कहा, अरे जीजी, आप भी किससे मदद की उम्मीद कर रही है? उस लड़की से जो अपने मरते हुए बाप की सगी नहीं हुई, जो अपनी कोख से पैदा की हुई माँ की सगी नहीं हुई, वो भला किसी गैर के लिए अपनी नींद और ऐशो आराम छोड़कर यहाँ अस्पताल में क्यों आएगी? अरे मुझे तो शर्म आती है कि मैंने गौरी जैसी लड़की को जन्म दिया। ऐसी औलाद होने से तो अच्छा है कि एक औरत ज़िंदगी भर बेऔलाद ही रहे, कम से कम दूसरे बच्चे को गोद लेकर कुछ भले का काम तो करेगी। पर ऐसी औलाद को जन्म देकर अपना और साथ में दूसरों का जीवन तो नरक नहीं बनाएगी। अपनी माँ के मुँह से गौरी के लिए ये सब सुनकर सलोनी अपने मन में सोचने लगी, माँ अभी गौरी का आधा सच्ची जानती है तो उसे कितना भला बुरा कह रही है, और अगर माँ को ये पता चल जाए गौरी कुणाल के बच्चे की माँ बनने वाली है तो हे भगवान, पता नहीं उस दिन कौन सी कयामत आ जाएगी इस घर में। तभी बुआ ने कहा, किस सोच में पड़ गई तू सलोनी, जा जल्दी घर जा और जाकर कुछ खा पी ले, तब तक मैं और तेरी माँ यहाँ कुणाल का ध्यान रखते हैं, और अगर कुणाल को होश आ जाएगा तो हम तुम्हें तुरंत ही फ़ोन कर देंगे। फिर सलोनी भी अपने घर के लिए निकल गई। सलोनी जैसे ही घर पहुंची तो उसने देखा कि गौरी आराम से सोफे पर लेटकर मूवी देख रही है और ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगाकर हंस रही है। ये देखकर सलोनी को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो गौरी के मुंह नहीं लगना चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चली गई। पर गौरी ने जैसे ही सलोनी को घर आते देखा तो उसने तुरंत ही सलोनी को आवाज़ लगाई और कहा, क्या हुआ कुणाल को, अभी तक जिंदा है या भगवान को प्यारा हो गया? वैसे जितने दिन तक तुम गायब थी घर से, मुझे तो लगा कि तुम भी अपने किसी आशिक के साथ भाग गई उस कुणाल को छोड़कर। वैसे भी अब तुम बता रही थी कि एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ है तो उसका बचना बहुत मुश्किल होगा, और अगर बच भी गया होगा तो पता नहीं कौन कौन से उसके अंग भंग हो गए होंगे। तभी सलोनी गौरी के पास आई और गौरी को खींचकर एक थप्पड़ मारा। गौरी ने गुस्से से कहा, ये क्या कर रही हो तुम? तभी सलोनी ने एक और थप्पड़ मारा गौरी को। गौरी अब गुस्से से बौखला गई और कहने लगी, तुम्हें पता है कि मेरे पेट में बच्चा है? तभी सलोनी ने कहा, मैं वही कर रही हूँ जो माँ को बचपन में तुम्हारी एक छोटी सी गलती पर करना चाहिए था, पर तब उन्होंने तुम्हें अपने प्यार के चक्कर में मारा नहीं, और आज तुम इतनी बड़ी होकर भी हद से ज़्यादा बदतमीज़ हो गई हो, और मुझे पता है कि तुम्हारे पेट में बच्चा है, तभी मैंने सिर्फ 2 ही थप्पड़ मारे, वरना जैसी तूने हरकत की है ना, कम से कम 10 तो ज़रूर मारती मैं। पर शायद तुम भूल गई हो कि तुम किसके मरने की बात कर रही हो, उसी की औलाद तुम्हारे पेट में है, और भगवान ना करे कुणाल को कुछ हो गया तो तुम और तुम्हारा ये बच्चा किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। इसलिए गौरी, आइंदा से ध्यान रखना कि मेरे पति के बारे में मैं कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुनूंगी, वरना आज भी इस सलोनी आहूजा के पास इतनी पावर है कि वो तुम्हें इस घर से धक्के मार के निकाल दे। और फिर सलोनी अपने कमरे में चली गई और गौरी का मुंह खुला का खुला रह गया। गौरी को सलोनी की बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, पर वो मन में सोचने लगी कि अचानक से इसको क्या हो गया। अभी तक तो ये अपने पति का चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी, और उसका एक एक्सीडेंट क्या हो गया, ये तो फिर से पतिव्रता स्त्री बन गई। बड़ी अजीब होती है भारतीय नारी, कब क्या कर जाए अपने पति को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। और उस कुणाल के चक्कर में मुझे भी 2 चटका कर चली गई, इसे तो मैं बाद में बताऊंगी। और फिर जाकर गौरी अपनी मूवी एंजॉय करने लगी। सलोनी अपनी ज़िंदगी के दुखों से बहुत परेशान हो चुकी थी। उसे हर कदम में चुनौतियां ही मिल रही थी, कभी गौरी से तो कभी कुणाल से।
वो चाहकर भी इन चीज़ों से पीछा नहीं छुड़ा सकती थी। शायद किस्मत में लिखा कोई नहीं टाल सकता। सलोनी कुणाल की हरकत से दुखी तो बहुत थी। जो कुछ भी कुणाल ने सलोनी के साथ किया था वो किसी भी पत्नी के लिए माफ़ कर देने लायक नहीं था। पर वो पत्नी भी क्या करे जब उसका सुहाग उसी की आंखों के सामने ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा हो। वो पत्नी सब कुछ भूलकर बस अपने पति के प्राणों की रक्षा में लग जाती है। शायद इसलिए एक औरत को करुणा और प्रेम की मूरत भी कहा जाता है। सलोनी भी कुणाल की हालत देखकर सब कुछ भूल चुकी थी और उसे अब बस कुणाल की ज़िंदगी की परवाह थी। सलोनी अपने घर पहुंच गई थी, पर अभी भी उसका मन बस कुणाल की ही चिंता में था कि कहीं कुणाल को होश आ गया होगा तो। मैं भी नहीं हूँ उनके पास, वो तो परेशान हो जाएंगे। सलोनी घर जाकर भी हर 10 मिनट में अपनी माँ को कॉल करके कुणाल के बारे में पूछ रही थी। ये देखकर रेणुका और बुआ जी बहुत दुखी हो रही थी। रेणुका ने अपनी दुखी मन से कहा, जी मेरी सलोनी को कितना कुछ सहना पड़ रहा है। बचपन से मेरा दुख, फिर बड़ी हुई तो लोगों ने सांवला और काला कहकर उसे ठुकरा दिया। फिर शादी हुई तो पिता का साया छूट गया। फिर खुद की ही सही बहन बोझ बनकर उसी के घर में बैठ गई और अब कुणाल की ये हालत। मुझसे सलोनी का ये दुख देखा नहीं जाता जीजी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी बच्ची के लिए किस भगवान का दरवाज़ा खटखटाऊं कि उसकी हर तकलीफ दूर हो जाए। बुआ ने रेणुका को तसल्ली देते हुए कहा, रेणुका ये सब किस्मत की बात है। इंसान जब इस दुनिया में आता है तो अपनी किस्मत लेकर आता है और उसके जन्म के साथ उसकी किस्मत भी लिख दी जाती है। इसलिए जो भी होता है वो इंसान के अच्छे और बुरे कर्मों का ही फल होता है, जो उसे या तो इस जन्म में या फिर अगले जन्म में काटने होते हैं। हमारी सलोनी बिटिया ने पिछले जन्म अपने दुखों को नहीं झेला तो उसे इस जन्म में अपनी करनी चुकानी पड़ रही है, क्योंकि भगवान कभी किसी के साथ इंसाफ करने में पीछे नहीं रहता। तो परेशान मत हो, ये ज़िंदगी है, इसमें कभी धूप है तो कभी छाँव। सलोनी अपने घर से जल्दी अस्पताल के लिए निकलने लगी और तभी उसे अपने घर में भगवान की मंदिर दिखी और वो भगवान के सामने जाकर हाथ जोड़ने लगी और कुणाल के लिए प्रार्थना करने लगी और फिर वो अस्पताल के लिए निकल गई। अस्पताल पहुंचकर सलोनी ने अपनी माँ और बुआ से पूछा, क्या कुणाल को होश आ गया माँ? वो अब ठीक तो है, डॉक्टर उनका इलाज तो कर रहे हैं ना? और आप बीच बीच में जाकर कुणाल को देख रही थी ना? अपनी बेटी को इस तरह परेशान देखकर रेणुका जी की आंखों से आंसू झलकने लगे और ये देखकर फिर सलोनी ने अपने सवाल जवाब बंद कर दिए। फिर सलोनी को भी एहसास हुआ कि वो अपनी माँ के सामने भी एक शादीशुदा औरत को सोच समझकर अपना दुख बताना चाहिए, क्योंकि माँ तो वो होती है जो अपनी औलाद का एक बुरा सपना देखकर भी पूरा दिन उसकी चिंता करती है। तब तो अगर उसे सच पता चल जाए कि उसकी औलाद कोई तकलीफ में है तो वो तो जीते जी ही मरने लगती है। इसलिए माँ के सामने मुझे थोड़ी हिम्मत करनी होगी और अपनी भावनाओं पर भी थोड़ा काबू करना होगा। कुणाल को अस्पताल में भर्ती हुए चौथा दिन खत्म होने वाला था और अभी तक कुणाल बेहोश था और ये देखकर सलोनी को एक पल का भी सुकून नहीं था। बहुत वक्त बीतने के बाद सलोनी की घबराहट बहुत बढ़ने लगी और वो कुणाल के पास जाकर उसके सामने बैठ गई और उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़कर अपने सिर को झुकाकर रोने लगी। सलोनी बहुत देर तक कुणाल के पास ऐसे ही अपना सिर झुकाकर रोती रही और तभी अचानक से कुणाल के हाथ में थोड़ी हलचल हुई और उसने अपनी आंखें खोली। जब कुणाल ने अपनी आंखें खोली तो उसे अपने सामने एक औरत दिखी जो उसके दर्द से बहुत दुखी थी, क्योंकि सलोनी ने कुणाल के हाथ को पकड़कर उस पर अपना सिर झुकाया हुआ था। तो कुणाल को सलोनी का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए कुणाल को लगा कि ये गौरी है जो उसके दर्द से दुखी होकर उसके होश में आने का इंतज़ार कर रही है। तभी कुणाल ने कहा, गौरी। ये सुनकर सलोनी ने जैसे ही अपना सिर ऊपर किया तो सलोनी की आंखों में आंसू देखकर और सलोनी को देखकर कुणाल हैरान हो गया। और सलोनी ने भी जब ये सुना कि कुणाल ने होश में आते ही सलोनी नहीं बल्कि गौरी का नाम लिया, जबकि सलोनी उसके सामने बैठी हुई थी, तो सलोनी को और भी ज़्यादा तकलीफ़ हुई। पर यह वक्त कुणाल से शिकायत करने का नहीं था, इसलिए सलोनी ने कुछ नहीं कहा और उठकर डॉक्टर को बुलाने चली गई। डॉक्टर ने आकर तुरंत कुणाल का चेकअप किया और कुणाल अब पूरी तरह से होश में आ चुका था। डॉक्टर ने कुणाल को बधाई देते हुए कहा, बधाई हो आपको कुणाल सर, आपकी ये नई ज़िंदगी। वरना जैसा आपका एक्सीडेंट हुआ था और जिस हालत में आप अस्पताल में आए थे तो हमने तो अपने हाथ ही खड़े कर दिए थे। पर मानना पड़ेगा आपकी पत्नी को, 3 दिनों से लगातार बिना कुछ खाए पिए, अपनी हालत की परवाह किए बिना
वो बस आपका ही ख्याल रखती रही और दिन रात भगवान से आपकी सलामती की प्रार्थना करती रही। और देखिए उनकी प्रार्थना और मेहनत रंग लाई और आप होश में आ गए। कुणाल ये सुनकर डॉक्टर से तो कुछ नहीं कहा, पर दरवाजे के बाहर खड़ी सलोनी को बस जी भर के देखता रहा। धीरे धीरे डॉक्टर ने कुणाल का इलाज किया और 1 हफ्ते में ही कुणाल की हालत ठीक हो गई। और इस बीच सलोनी ने कुणाल की जी तोड़ सेवा की। सुबह ब्रश से लेकर रात तक के सोने के लिए सलोनी कुणाल के लिए एक पैर में खड़ी रहती। कुणाल को अगर खांसी भी आती तो सलोनी भागकर पानी पिलाने दौड़कर आती, और अगर कुणाल सोने की कोशिश करे तो उसके सिरहाने के पास बैठकर उसके बालों को प्यार से सहलाया करती। और ये सब कुणाल बड़ी ही खामोशी से देखता। 1 हफ्ते पूरे हो जाने के बाद डॉक्टर ने कुणाल को घर जाने की अनुमति दे दी, जिससे सलोनी साथ ही रेणुका और बुआ जी सभी बहुत खुश थे। सलोनी ने अपनी माँ और बुआ जी का हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और कहा कि अब आप लोग भी अपने घर जाकर आराम करिए, बाकी का अब मैं अकेले ही संभाल लूँगी। और वैसे भी घर पर बहुत नौकर है, वो सब मिलकर मेरी मदद कर देंगे। तभी बुआ ने कहा, वो खाना बदोश भी तो है गौरी, उससे भी काम करवाना तू। तभी सलोनी ने कहा, हाँ आप चिंता मत करिए, मैं उस गौरी को भी संभाल लूँगी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अब कुणाल और सलोनी अपने घर के लिए निकल चुके थे। कुणाल की हालत अभी भी ठीक नहीं थी। एक्सीडेंट की वजह से उसके पैरों में बहुत गहरी चोट आई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उसे 1 महीने तक बेड रेस्ट करने के लिए कहा था और बिना किसी सहारे के चलने फिरने के लिए भी मना किया था। पूरे रास्ते सलोनी और कुणाल खामोश रहे। सलोनी ने एक बार भी कुणाल की तरफ नहीं देखा और कुणाल था कि हर बार बस किसी न किसी बहाने से सलोनी को ही देखे जा रहा था। थोड़ी देर में सलोनी और कुणाल घर पहुंच गए। कुणाल को अभी भी इंतज़ार था। गौरी शायद उसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही हो, पर कुणाल और सलोनी जैसे ही घर के अंदर पहुंचे तो गौरी आराम से अभी भी सोफे में बैठकर वीडियो गेम खेल रही थी। और ये देखकर कुणाल बहुत हैरान था, पर इस बार सलोनी नहीं थी। नौकर ने कुणाल को सलोनी के सहारे आते देखा तो वो भागकर कुणाल सर कहने लगा। और तभी गौरी की नज़र कुणाल पर पड़ी, जो ऊपर से नीचे तक पट्टियों से बंधा हुआ था और वह अपने एक पैर के सहारे और सलोनी के कंधे के भरोसे खड़ा था। गौरी भागकर कुणाल के पास गई और आंसू बहाते हुए कहने लगी, ओ माय लव, तुम्हें ये क्या हो गया? ये सब कैसे हो गया? मैंने तो जब से सुना तो मेरी जान ही निकल गई थी। मैं तो बेहोश होते होते रह गई और रो रो कर मेरी तो जान ही निकली जा रही थी। पर फिर भी मैंने अपना चेकअप डॉक्टर से करवाया तो उन्होंने मुझे तुम्हारे पास आने से मना कर दिया, क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, तो अस्पताल में कहाँ रह पाती। और मैं तुमसे इतना प्यार भी करती हूँ, इसलिए तुम्हें ऐसी हालत में देखती तो पता नहीं मेरा क्या होता। पर अब तुम घर आ गए हो तो अब मैं तुम्हारा सारा दिन ध्यान रखूँगी और बहुत प्यार दूँगी, जिससे तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। गौरी का ये झूठा नाटक देखकर सलोनी को बहुत गुस्सा आ रहा था और सलोनी का एक बार फिर मन कर रहा था कि वो गौरी को 2-3 थप्पड़ और मार दे, पर वो अपना गुस्सा काबू करके रह गई। तभी सलोनी ने गौरी को सबक सिखाने के लिए कहा, कोई बात नहीं गौरी, तुम अस्पताल में कुणाल का ध्यान नहीं रख पाई तो क्या हुआ, तुम अभी भी कुणाल की देखभाल कर सकती हो। और वैसे भी तुम्हारा कमरा और कुणाल का कमरा अगल बगल ही है, तो तुम कुणाल को ऊपर तक जाने में मदद कर दो। गौरी को सलोनी की बात से गुस्सा तो बहुत आया, पर उसने कुणाल के सामने कुछ नहीं कहा और बस स्माइल कर दी। हालांकि गौरी का चेहरा देखकर कुणाल भी समझ गया गौरी का मन नहीं है, पर उसने कुछ नहीं कहा। फिर सलोनी ने कुणाल को गौरी के सहारे खड़ा कर दिया। अब गौरी अपने साथ साथ कुणाल का भी वजन संभाल रही थी और कुणाल पूरी तरह से गौरी के सहारे था। थोड़ी दूर तक गौरी कुणाल को लेकर गई और तभी अचानक से कुणाल को एक छींक आ गई और कुणाल के नाक से पानी बहने लगा। और ये देखकर गौरी घिन के मारे कुणाल को छोड़कर उससे दूर चली गई। और कुणाल जैसे ही गिरने वाला था, सलोनी ने कुणाल को थाम लिया और उसे अपना सहारा देकर वापस खड़ा कर दिया और गौरी के ऊपर चिल्लाते हुए बोली, गौरी ये क्या तरीका है और तूने ये क्या किया? तुम्हें पता है कुणाल पूरी तरह से तुम पर ही डिपेंड है और तुम उनका हाथ और साथ छोड़कर उनसे दूर चली गई। गौरी ने कहा, मेरे सहारे है तो क्या मैं अब उसकी गंदगी भी अपने ऊपर ले लूँ? तुमने देखा नहीं कैसे कुणाल ने मेरे ऊपर ही छींक दिया और उसकी नाक से छी। तभी सलोनी ने अपना पल्लू हाथ में लिया और कुणाल का नाक पोंछते हुए कहा, गौरी तुम जिसे कुणाल की गंदगी कह रही हो वो कुणाल की मजबूरी है,
क्योंकि वो खुद अपने हाथों से नहीं साफ कर सकते। और तुम तो कुणाल से प्यार करती हो ना, तो फिर कुणाल के हालातों में उसका साथ देने की जगह तुम आज उसकी गंदगी और सफाई पर क्यों ध्यान दे रही हो? प्यार तो हर हालातों में एक दूसरे का साथ देता है, चाहे वो गंदगी हो या फिर सफाई। सलोनी की ये बात सुनकर कुणाल ने तुरंत ही गौरी की तरफ देखा। अब गौरी को भी लगा कुणाल कहीं उससे कोई सवाल ना कर बैठे। तभी गौरी ने बहाना बनाते हुए कहा, वो अचानक से मुझे चक्कर आने लगे इसलिए। कोई बात नहीं, अब दोबारा से कुणाल को मेरे सहारे छोड़ दो, मैं अब ध्यान रखूंगी। तभी सलोनी ने कहा, गलती एक बार होती है गौरी, दोबारा नहीं। और अब तुम्हें तकलीफ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं कुणाल को सही सलामत उनके कमरे तक छोड़कर आऊँगी। तुम जाओ, जाकर आराम करो। फिर सलोनी कुणाल को अपने सहारे लेकर कुणाल के रूम की तरफ जाने लगी और कुणाल बस सलोनी को एकटक देखता रहा। सलोनी ने कुणाल को उसके बिस्तर पर लेटाया और नौकर को बुलाकर कहा कि तुम 24 घंटे कुणाल सर के ही पास रहोगे और उन्हें कोई ज़रूरत हो तो तुम मुझे तुरंत बुलाओगे। और इतना कहकर सलोनी वहाँ से जाने लगी। तभी कुणाल ने सलोनी से कहा, तुम नहीं रुकोगी मेरे पास? तब सलोनी ने कहा, मैं तो आपके पास से कब का बहुत दूर जा चुकी हूँ। ये तो बस मेरे कुछ फ़र्ज़ है जो मुझे ना चाहते हुए भी निभाने होंगे। और फिर सलोनी अपने रूम की तरफ चली गई। कुणाल को घर आए अब 3 से 4 दिन हो गए थे और इस बीच गौरी एक बार भी अपने कमरे से कुणाल के कमरे तक का उसका हाल चाल पूछने नहीं आई, जबकि वहीं पर सलोनी का कमरा नीचे होते हुए भी बार बार सीढ़ियाँ चढ़ चढ़कर कुणाल को हर 1 घंटे में देखने आती। सलोनी को घर का काम, फिर कुणाल की देखभाल, ऊपर से बार बार सीढ़ी चढ़ना उतरना और ऊपर से गौरी मैडम के नखरे, ये सब करने के बाद वो बहुत थक जाती और जहाँ भी उसे जगह मिलती वो वहीं सो जाती। कुणाल सलोनी की ये देखभाल बहुत ही ध्यान से देखता और बस हर पल सलोनी को ही देखता रहता जब भी वो उसके आसपास होती। तो अब हालात कुछ ऐसे थे, जो गौरी कुणाल से हर पल चिपके रहती थी। वो कुणाल के एक्सीडेंट के बाद उसके पास भी नहीं जाती थी, इस डर से कहीं उसे कुणाल की सेवा ना करना पड़ जाए। और सलोनी जिसके पास कुणाल 1 सेकंड भी नहीं बिताता था, आज वही सलोनी कुणाल के पास 24 घंटे रहती थी। और ये सब देखकर अब गौरी को बहुत चिंता हो रही थी। सलोनी की ये सेवा देखकर कहीं कुणाल का मन सलोनी के रंग को लेकर पिघलने ना लगे, इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। पर क्या करूं मैं? इसका यही एक रास्ता है कि अगर मुझे सलोनी को कुणाल से दूर रखना है तो मुझे सलोनी की जगह खुद कुणाल की देखभाल करनी होगी।